हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th की। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो ये सीरीज आपकी बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप जैसे पीजीटी वगैरह के जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, है ना, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, लेक्चरर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, और या इकोनॉमिक्स को बेसिक्स से समझना चाहते हो, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग से समझना चाहते हो, बिल्कुल, है ना, तो उन सब एस्पायरेंट्स के लिए सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है। और CUET एंड PGT के तो सिलेबस में भी क्लास 11-12 की इकोनॉमिक्स है। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रही हूँ आज मैं। ये फर्स्ट लेक्चर हमारा आज जो है चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th, इसका चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, और पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और एक कैपिटलिस्टिक यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करेंगे, और इस पर हम एक पूरा कोर्स चलाने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन MS स्टडी गुरु पर, जिसमें सारा ये जो +1 +2 का इकोनॉमिक्स होगा ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, क्लास 11-12 का इकोनॉमिक्स आपका पूरा कंप्लीट होगा। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आपका स्टेटिस्टिक्स वाला जो है ना, तो ये सारा कंप्लीट होगा। इसके लिए हमारी एप्लीकेशन पर आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और स्पॉट टीम का नंबर भी दिया गया है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था, कोई भी एस्पायरेंट जो बेसिक्स इकोनॉमिक्स समझना चाहता है या क्लास 11-12 में है आप और अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये चीज़ें करनी है, आपको CUET की तैयारी कर रहे हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो दैट थिंग विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कंप्लीट फुल फ्लेज आप पूरा ये जो कोर्स है उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान से एक चीज समझिए, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है दैट रिलेट्स टू द स्टडी एंड सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी एंड सोल्यूशन से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स। अब एक चीज ध्यान से समझिए मेरी, एक जितना मर्जी कोई अमीर बनता है, है ना, रिच पर्सन जितना मर्जी वो, पर फिर भी ना वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से सब कुछ ही नहीं खरीद सकता, उसको कुछ चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ना हर पर्सन की ह्यूमन टेंडेंसी की भी उसकी जो वांट्स हैं वो ज्यादा होती हैं उसके रिसोर्सेज से, है ना, जो उसकी चाहते हैं, जो उसकी वांट्स है, जितना वो पाना चाह रहा है वो हमेशा ज्यादा है जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं, जितने उसके पास मीन्स हैं उससे, है ना। तो यही से पैदा होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यही से स्टार्ट होती है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स हैं, एंड जो वांट्स हैं ह्यूमन बीइंग की वो है अनलिमिटेड। ठीक है जी, तो क्योंकि जो वांट्स हैं वो ज्यादा है और मीन्स जो है कम है, और ये जो मीन्स हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग को डिसाइड करना है कि भाई मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करूं अमंग अल्टरनेटिव यूजेस, ताकि अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर पाऊं, है ना। तो इकोनॉमिक्स इसी चीज की स्टडी है। रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जैसे कि लैंड है, अब वो लैंड पर आप घर बना सकते हो, उस लैंड पर फार्मिंग कर सकते हो, उस लैंड पर कोई फैक्ट्री बना सकते हैं, है ना। तो एक चीज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो प्रॉब्लम क्या है कि इन स्कैर्स रिसोर्सेज को मुझे इन अल्टरनेटिव यूजेस में कैसे एलोकेट करना है, इसके लिए चूज करना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग को, है ना। यही से आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ऐसे मैनेज करना है, इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हमको ऐसे मैनेज करना है कि कंज्यूमर्स अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए, प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाए, और जो गवर्नमेंट है वो समाज, सोशल वेलफेयर जो है उसको मैक्सिमाइज कर पाए। ठीक है जी, तो इकोनॉमिक्स हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी सोशल साइंस है जो स्टडी करती है कि कैसे लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं अल्टरनेटिव यूजेस में अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है जी, अब ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये जो स्कैर्स रिसोर्सेज की हम बात करते हैं ना, है ना, स्कैर्स रिसोर्सेज की जो हम बात करते हैं, कौन से रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, कौन से सोर्सेज स्कैर्स नहीं होते, मुझे आप बताना इसके बारे में। मान लीजिए, एक मिनट,
ये एमसीक्यू टाइप चीजें पूछी जा सकती हैं, ये आपकी वैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं आपको कहूं कि कुछ ना रोटन एप्पल्स हैं, ठीक है, वो ना ऐसे स्ट्रीट्स पर बिखरे हुए हैं, लिटर्ड ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है, तो ये स्कैर्स रिसोर्स है कि स्कैर्स रिसोर्स नहीं है, बताओ कमेंट्स में। रोटन एप्पल्स लिटर्ड ऑन द स्ट्रीट्स, ये स्कैर्स रिसोर्स है? नहीं, ये स्कैर्स रिसोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है, इसकी कोई डिमांड नहीं कर रहा तो ये स्कैर्स रिसोर्स नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ना डिस्कार्डेड पेंटिंग्स है, ठीक है, ये एग्जांपल्स मैं आपको जो टीयर जेन की बुक होती है ना हमारी, उससे करवा रही हूँ। डिस्कार्डेड पेंटिंग्स है मतलब कोई यूज नहीं है उन पेंटिंग्स का, खत्म हो चुकी हैं, है ना, और ऐसी पेंटिंग्स आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई हैं बट डिस्कार्डेड है, ठीक है। इनका कोई है, ये स्कैर्स है क्या? नहीं स्कैर्स है, बिकॉज इनकी भी डिमांड ही नहीं है। अगर वो खत्म हो चुकी हैं, डिस्कार्ड हो चुकी हैं, है ना, तो उसकी डिमांड नहीं है अगर, तो वो स्कैर्स नहीं है, ठीक है। तो बात समझो, जिस चीज की डिमांड नहीं कर रहे लोग, जिस चीज की डिमांड नहीं कर रहे लोग, वो चीज स्कैर्स नहीं है, ठीक है, नहीं है वो चीज स्कैर्स। और एग्जांपल लेते हैं हम, हाँ, डिजाइनर गाउन्स गिवन टू द सेलिब्रिटीज फ्री ऑफ चार्ज। कुछ ना अच्छे डिजाइनर गाउन्स हैं, ठीक है, वो ना जो सेलिब्रिटीज हैं उनको फ्री दिए जा रहे हैं, फ्री टू सेलिब्रिटीज। ये चीज बताओ स्कैर्स है फ्री दिए जा रहे हैं सेलिब्रिटीज को? बिल्कुल ये चीज स्कैर्स है, चाहे फ्री दिए जा रहे हैं। फ्री दिए जाने का मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी डिमांड नहीं है, उनका कोई मार्केट प्राइस नहीं है, उनकी डिमांड भी है डिजाइनर गाउन्स की, उनका मार्केट प्राइस भी है, बस सेलिब्रिटीज को तो वो वैसे ही फ्री दिए जा रहे हैं, है ना, एज ए ऑनर। तो ये स्कैर्स है, यस दीज आर स्कैर्स, ठीक है। और हम क्या एग्जाम्पल लें? ग्रेविटी होल्डिंग अस ऑन अर्थ। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप सब बैठे हो या खड़े हो, हमको एक धरती की ग्रेविटी पावर है जो, जिसके कारण हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये स्कैर्स है ग्रेविटी पावर ऑफ द अर्थ? नहीं, ये स्कैर्स नहीं है, स्कैर्स नहीं है बिकॉज हम सबको मिल रही है ये चीज, है ना। अगला नेचुरल सोर्सेज लाइक जैसे गोल्ड है, सिल्वर है ना, इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल है, कि ये स्कैर्स है? बिल्कुल ये स्कैर्स है, ठीक है। मार्केट प्राइस है इनका, मार्केट में डिमांड है इनकी, तो ये स्कैर्स है। अच्छा, इफ आई एम सेइंग कि 500 और 1000 के नोट्स हैं, उनका डीमोनेटाइजेशन हो गया, डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या वो स्कैर्स है? नहीं स्कैर्स है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद उनका कोई डिमांड ही नहीं करेगा, ठीक है, सो दे आर नॉट स्कैर्स। इसी तरह कोई ब्रांडेड कपड़ा है, कोई ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, ब्रांडेड शूज हैं, क्या ये स्कैर्स है? बिल्कुल स्कैर्स है। जितने भी ब्रांड्स हैं स्कैर्स हैं बिकॉज उनका एक मार्केट में डिमांड है, उनका प्राइस है, मार्केट प्राइस है ना, तो वो स्कैर्स है। समझ आ गई ये चीज के कौन से सोर्सेज स्कैर्स होते हैं और कौन से नहीं। आगे चलते हैं हम, चलिए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में फर्क समझिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी किया जाता है, जैसे कि थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं जिसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन रिटर्न्स टू स्केल, है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन की थ्योरी पढ़ते हैं कि जो मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग, उसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी जिसको हम फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, है ना, वो चीज। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एज ए होल स्टडी किया जा रहा है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, एज ए होल स्टडी किया जा रहा है, जैसे कि पूरे इकोनॉमी का, पूरे कंट्री का, है ना, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट, इसमें एक इंडिविजुअल लेवल की स्टडी नहीं हो रही, पूरी इकोनॉमी की स्टडी हो रही है ना। सो थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम आउटपुट, जिसमें हम क्लासिकल केन्स की थ्योरीज पढ़ते हैं, जर्नल प्राइस लेवल, गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ते हैं, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, उसमें एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं हो रही, पूरी इकोनॉमी की स्टडी हो रही है ना। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की थ्योरीज हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैंकिंग सिस्टम, तो ये आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज, इसको हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अगली चीज आई यहाँ पे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, जैसे व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट वुड बी, क्या है, क्या था, क्या होगा। एक चीज समझिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो वेरीफाइड होते हैं, है ना, प्रूवन चीज होती है वो, कि ये चीज ऐसे है, ये चीज वैसे थी, है ना, कि इकोनॉमिक सिचुएशंस फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू पूरी चीज वो स्टडीड होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये चीज रिसर्च्ड है कि इंडिया में 22% या इतनी पर्टिकुलर पॉवर्टी है ना, इतना परसेंट इंडिया में लोग पुअर हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इतनी है ना, पर्टिकुलर एक फैक्ट फिगर जो रिसर्च करी गई है, जो वेरीफाई की गई है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। इसमें कोई वैल्यू जजमेंट, कोई ओपिनियन नहीं है, ठीक है। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ना, इसमें होता है ओपिनियन, वो चीज वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, ओपिनियन है। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये गवर्नमेंट स्कीम जो है ये आने वाले सालों तक पूरी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म कर देगी, ये वाली गवर्नमेंट स्कीम आने वाले सालों तक, वो मेरा एक ओपिनियन है। इफ आई एम सेइंग कि भाई ओल्ड एज पेंशन खत्म हो जानी चाहिए, है ना, वो एक डिबेटेबल इशू है, मेरा उस पर ओपिनियन है, किसी और का कोई और भी ओपिनियन हो सकता है, कोई और ये भी बोल सकता है भी नहीं ये स्कीम तो आने वाले सालों में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं खत्म करेगी, इसमें ये ड्रॉबैक्स है ना। जब कोई ओपिनियन है, कोई वैल्यू जजमेंट है किसी चीज पर, कोई डिबेट है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। जो चीज फैक्ट्स एंड फिगर्स के द्वारा स्टडी नहीं करी गई, वेरीफाइड नहीं है वो चीज, ठीक है। सो व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, है ना। सो ओपिनियंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो वेरीफिएबल नहीं है, जिसमें वैल्यू जजमेंट है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ गए। समझ गए बात। अब हम ना इकोनॉमिक्स की टाइप्स समझेंगे। एक होती है कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, सेंटर के द्वारा प्लान्ड है, जिस पर गवर्नमेंट का दबदबा है, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है। दूसरा आता है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस काम करती हैं, ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, गवर्नमेंट का दबदबा नहीं है इसमें, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी में आ जाती हैं दोनों चीज़ें, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर, जो आप चाइना है, रशिया है ना, इनकी जो इकोनॉमीज हैं वो एक कंट्रोल्ड इकोनॉमीज है, सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमीज है, ठीक है। जो मार्केट इकोनॉमी है ये आ गया आपका यूएसए में मार्केट इकोनॉमी वाला सिस्टम है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है आपकी, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है जी। अब इनके फीचर समझ लो ध्यान से। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, और इकोनॉमिक डिसीजंस के पीछे का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होती, अपनी मन मर्जी कंज्यूमर नहीं कर सकता। जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में होती हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो है ना। और इकोनॉमिक डिसीजंस के पीछे मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना। कंज्यूमर सोवरेन है, कंज्यूमर के पास चॉइस है अपनी मनपसंद की चीजें लेने की। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठीक है मार्केट के द्वारा डिटरमाइन होती है, पर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट होती है, यानी कि गवर्नमेंट का दबदबा होता है उस पर, है ना, कि गवर्नमेंट दखल अंदाजी देती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मार्केट इकोनॉमी की तरह दखल ही नहीं दे रही, ठीक है, मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं, बट गवर्नमेंट की तरह रेगुलेशन भी है यहाँ पे। सो दोनों मोटिव्स आ गए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी, सोशल वेलफेयर भी। कंज्यूमर सोवरन है, कंज्यूमर अपनी मन मर्जी कर सकता है, ठीक है, उसके पास चॉइस है, बट फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन काम करता है। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो एसेंशियल चीजें हैं, जरूरी चीजें जैसे फूड ग्रेन्स, ये हर एक बंदे तक पहुंचे, है ना, कोई बंदा इससे वंचित ना रह जाए, है ना। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन वहां पर भी है। सो जो सेंट्रली प्लान्ड है रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जो आपकी मार्केट इकोनॉमी है उसमें लोगों के द्वारा रिसोर्सेज जो है वो ओन्ड है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स है मार्केट इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा काम करता है। प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर्स अपनी मन मर्जी से चीज प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं, अपने प्रॉफिट को बनाने की तरफ ध्यान देते हैं, है ना। जबकि सेंट्रली प्लान्ड में वो चीज नहीं है, फ्रीडम नहीं है हर किसी को इतनी। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें रिसोर्सेज दोनों के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट एंड पीपल। आप ऐसा भी समझ लीजिए ये जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी ये सोशलिस्टिक सिस्टम, जिसको हम सोशलिज्म भी बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम है, डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम, है ना। जो मार्केट इकोनॉमी हमने पढ़ी वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम हो गया, ठीक है।
और जो मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें डेमोक्रेसी होती है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी हमने पढ़ी इसमें दोनों के फीचर्स आ गए, जैसे इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसी तरह सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो मेरी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस होती हैं, है ना, वो प्राइस डिटरमाइन करती हैं कि किस चीज़ की कितनी डिमांड है, किस चीज़ की कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन होता है। और जो मिक्स्ड है इसमें मार्केट के द्वारा प्राइस डिटरमाइन होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली, बट गवर्नमेंट रेगुलेशन रखती है कि भाई प्राइस ये चीज का ये जरूरी चीज है, सब तक पहुंचनी चाहिए, इसका प्राइस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो डीमेरिट गुड्स हैं, जो चाहती है सरकार की ये लोगों तक ना पहुंचे, उसके प्राइसेस बढ़ा भी दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, है ना, तो वो गवर्नमेंट का रेगुलेशन उसमें रहता है। इसी तरह सेंट्रली प्लान्ड में जो गवर्नमेंट है यानी कि पब्लिक सेक्टर है उसका रोल ज्यादा होता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल होता है। समझ गए? इज इट क्लियर? तो यही था आज के लेक्चर में। आई होप आपको सब ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, हमारी एप्लीकेशन और फुल कोर्सेज आपको वहाँ पर मिलेंगे एप्लीकेशन पर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।